एक गांव में शामू नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी शालू के साथ रहता था। एक दिन शामू को शहर से लौटते हुए लेट हो गया, तो उसने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से चला जाए। ओहो, आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से निकल जाता हूँ, जल्दी ही अपनी शालू के पास पहुँच जाऊंगा। वैसे भी आज कह रही थी आलू के समोसे बनाएगी मेरी शालू। लेकिन जैसे ही शामू जंगल के अंदर आगे बढ़ता है, अंधेरा बढ़ने लगता है। ओहो, घर जाने की जल्दी में मैं फालतू में ही जंगल के अंदर से आ गया। कितना अंधेरा है अंदर। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हूँ ताकि घर समय से पहुँच सकूँ। ऐसा कहकर शामू तेजी से जंगल को पार करने लगता है। तभी घने जंगल में उसे कोई चीज चमकती हुई दिखती है। शामू बहुत हैरान होता है और उस चमकती हुई चीज के पास जाने लगता है। अरे ये क्या है? इस घने जंगल में ये क्या चमक गया है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही शामू उस चमकती चीज के पास पहुंचता है, डर कर चिल्लाने लगता है। वहाँ एक जवान लड़की की लाश पड़ी होती है और लड़की ने हाथों में एक हीरे की अंगूठी पहनी होती है। मर गया रे, ये तो लाश है किसी लड़की की, और ये हीरे की अंगूठी इतना चमक रही है। पहले तो शामू वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन हीरे की अंगूठी के लालच में वो वहीं रुककर अंगूठी निकालने लगता है। अरे बाप रे, ये अंगूठी तो निकल ही नहीं रही है। लगता है लाश फूल गई है। अब क्या करूं? फिर शामू अपने पास से एक चाकू निकालता है और लाश की उंगली काटकर अंगूठी निकाल लेता है और उस लड़की की लाश को जंगल में ही दफना देता है। ओहो, बाप रे, बहुत थक गया, कितने पसीने आ गए। लेकिन चलो, ये लाखों की अंगूठी तो मिली। वैसे भी ये लाश के इस काम की है। आज ही शालू को दूंगा, मजा आ जाएगा। अंगूठी लेकर शामू जंगल से निकल जाता है और खुशी खुशी शालू के पास पहुंचता है और उसे अंगूठी दे देता है। वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है और कितना बड़ा हीरा लगा है इसमें। सचमुच बहुत ही प्यारी है ये। लेकिन एक बात तो बताओ प्रियतम, आपको ये अंगूठी मिली कहाँ से? अरे कहाँ से मिली मतलब? अरे पैसे देकर खरीदी है। ऐसी अंगूठियाँ कहीं पड़ी मिलती हैं क्या? इतने दिनों से मैं कोई धनिया थोड़ी उगा रिया हूँ। अरे काम करने शहर जाता हूँ, शहर। गुस्सा तो जैसे नाग पर ही बैठा रहता है। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तुम्हारी शालू ने आलू के समोसे बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ। फिर शालू और शामू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। शालू वो अंगूठी पहने हुए ही सो जाती है। रात में शालू ने जिस उंगली में अंगूठी पहनी होती है, वहाँ से खून बहने लगता है। शालू उठ जाती है। शामू, शामू उठो, शामू देखो मेरे हाथों से कितना खून बह रहा है। शामू उठो ना। शामू उठता है और देखता है, उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। ओहो, तुम भी ना शालू, तभी बोलता हूँ भूतों की फिल्म कम देखा करो। अब डर गई ना? नहीं नहीं शामू, मैं सही कह रही हूँ, मेरे हाथों से सच में खून बह रहा था। खून बह रहा था तो कहाँ गया? अरे वो कोई धुआं थोड़ी है जो गायब हो गया। तुमने सपना ही देखा होगा। चलो अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। फिर शामू के समझाने पर शालू सो जाती है। अगले दिन सुबह शालू वो अंगूठी अपनी सहेली रमा को दिखाती है। रमा अंगूठी देखकर मन ही मन जलने लगती है, लेकिन खुश होने का ढोंग करते हुए बोलती है, अरे वाह, तू तो सचमुच बहुत खुश नसीब है। शामू भैया इतना प्यार करते हैं तुझे, इतनी महंगी अंगूठी दी है तुझे, और एक मेरे रामू जी हैं, चवन्नी का गिफ्ट भी नहीं दिया कभी। फिर शालू और रमा अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय होता है। शामू के घर वापस आने का समय हो जाता है। शालू रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके पीछे वही लाश वाली लड़की चुड़ैल के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शालू पलटती है, वो लड़की गायब हो जाती है। ये मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था और मुझे घूर रहा था। रात में शालू को काफी देर तक नींद नहीं आती और वो बेचैन सा महसूस करती है। ये मुझे इतनी बेचैनी से क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया है। तभी शालू का ध्यान पंखे के ऊपर जाता है। वहाँ वही जंगल वाली लड़की पंखे के ऊपर उल्टा लटकी होती है। बचाओ बचाओ, लड़की की लाश, चुड़ैल, बचाओ। शालू के चिल्लाने की वजह से शामू भी उठ जाता है। क्या हुआ शालू? कहाँ है लाश? कौन चुड़ैल? है शालू, तुम बहुत थक गई हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। फिर शालू और शामू
अगली सुबह शामू को काम के सिलसिले में जल्दी जाना पड़ता है और वो शालू के उठने से पहले ही तैयार होकर चला जाता है। शालू उठकर घर के काम कर रही होती है, तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में आती है और शालू को मारने लगती है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो लड़की शालू को मारती रहती है जब तक शालू बेहोश नहीं हो जाती है। शाम को शामू घर पर आता है और शालू को बेहोश पड़े हुए देखता है। शालू उठो, तुम्हारी ये हालत किसने की? उठो। शामू शालू को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर शालू को चेक करता है। अरे शामू, ये क्या? शालू की तो दिल की धड़कनें ही बंद हैं। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? भला ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखो, शालू की आंखें तो खुली हैं। मरे हुए आदमी की आंखें कैसे खुली रह सकती हैं? आप दोबारा चेक करो। लेकिन डॉक्टर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। शामू डॉक्टर को छोड़कर जैसे ही कमरे में आता है वो देखता है शालू कमरे में नहीं है। ये शालू कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर छत पर पड़ती है। शालू छत पर चिपकी होती है और जोर जोर से गुर्रा रही होती है। ये सब देखकर शामू घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी शालू उसके सामने कूद जाती है और बोलती है, कहाँ भाग रहा है तू लालची आदमी? उस दिन तूने ये अंगूठी मेरी उंगली काट कर निकाली थी ना? ये अंगूठी तू ही रख। मुझे तेरी बीवी का शरीर बहुत पसंद आ गया है। अब मैं इसी शरीर में रहूंगी और अपना बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तूने तो लालच में एक मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ा, तुझे कैसे छोड़ दूं? अब तू कहीं नहीं जा सकता। हाँ, एक बात और, अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो मैं तेरी पत्नी का सर तरबूज की तरह फोड़ दूंगी। चुड़ैल की धमकी और शालू की जान के खतरे की वजह से शामू चुप हो जाता है। चुड़ैल रोज रात को शालू पर हावी हो जाती और उसको बुरी तरह मारती पीटती। ये सब शामू से नहीं देखा जाता और वो एक दिन तांत्रिक के पास जाता है। तुमने बहुत बुरा काम किया है बेटा। किसी भी मरे हुए आदमी से उसकी चीजें लेना पाप है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा, मेरी शालू को बचा लीजिए, गलती मैंने की है। उसे इसकी सजा क्यों मिल रही है? चाहे तो मेरी जान ले लो। रो मत बच्चे, हमें तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए उसी जगह पर जाना होगा जहां उस लड़की की लाश थी। फिर उसका अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर तांत्रिक और शामू जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जाकर वो लोग लाश के पास पहुंचते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाते हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। बहुत जल्दी ही मुझसे मुक्ति पाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। चुड़ैल, इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू पाए। अब मैं इस लड़की का सर फोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, तांत्रिक चुड़ैल के पास जाकर उसका सर पकड़ लेते हैं और शामू को बोलते हैं, शामू बेटा, जल्दी से इस लाश को जला दो, नहीं तो मैं इसको ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा और ये तुम्हारी पत्नी का सर फोड़ देगी। शामू जल्दी से लाश को जला देता है। उधर लाश के जलते ही शालू के शरीर में भी आग लग जाती है। ये क्या हो रहा है बाबा? ये तो मेरी शालू भी जलने लगी। तुम चिंता ना करो बेटा, कुछ ही देर में तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये तो चुड़ैल है जो जल रही है। थोड़ी देर में चुड़ैल शालू का शरीर छोड़ देती है और उड़ जाती है। उधर शालू भी ठीक हो जाती है, लेकिन इस सब में शालू के हाथ से वो अंगूठी निकल कर गिर जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई शालू। बेटा, अंगूठी यहाँ गिर गई है, इसे भी उठाकर इसी चिता में डाल दो, तभी इस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। ये इसकी शादी की अंगूठी है। फिर शामू ऐसा ही करता है।
एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। किसी भी गांव वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल का क्या करें। एक दिन गांव वाले बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। क्या बताएं चंपक भैया, ना जाने किसकी नजर लग गई है। अपने गांव को रोज कोई न कोई हादसा हो जाता है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में चुड़ैल यहाँ आई। सही कह रहे हो रमेश भाई। अब तो इस गांव में रहने का ही दिल नहीं करता। हर समय जान का खतरा बना रहता है। तभी वहाँ पंकज नाम का गांव वाला आता है। उसके हाथ में एक पोटली होती है। पोटली देखकर चंपक पंकज से पूछता है, अरे पंकज भाई, कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारे हाथ में पोटली कैसी? कहीं गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो चंपक भैया? गांव छोड़कर जाएं मेरे दुश्मन? अरे मैं तो गांव के लिए सुरक्षा कवर लेने गया था। पंकज की बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। अब पंकज भाई, हम सब लोग आपकी तरह अंग्रेजी तो जानत नहीं है। कृपा करके बताओ क्या लाए हो सुरक्षा के लिए? पंकज सब गांव वालों को गांव के बाहर ले जाता है और गांव आने वाले रास्ते पर पोटली से भभूत निकालकर छिड़क देता है। गांव वाले ये सब बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। अरे भैया, तुम तो कौनो कवच कह रहे थे, ये सब का है? अरे भाई, यही तो है अपना सुरक्षा कवच। अब वो चुड़ैल इसके अंदर नहीं आ सकेगी, चाहे जो कुछ भी कर ले। हाँ। फिर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। उधर रात में चुड़ैल गांव के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी अंदर नहीं जा पाती। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, इनकी होशियारी निकालनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। गांव वाले सोचते हैं कि उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया, लेकिन एक रात आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। गांव वाले बिजली की आवाज सुनकर डर जाते हैं। तभी रमेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, भगवान, लगता है बड़े जोरों की बारिश आने वाली है। बाहर जानवर भीग जाएंगे, उन्हें उनके अस्तबल में बांध आता हूँ। लेकिन जैसे ही रमेश घर से बाहर निकलता है, उसे अपने चारों तरफ नोट दिखाई देने लगते हैं। रमेश नोट देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, नोटों की बारिश। इतने नोटों की बारिश। लगता है भगवान हम लोगों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इतने नोट, इतने। रमेश का चिल्लाना सुनकर पंकज और उसकी पत्नी तुलसी भी उठ जाते हैं। तुलसी पंकज से बोलती है, अरे पंकज उठो, रमेश भैया नोट चिल्ला रहे हैं, जरा देखो तो क्या बात है। अरे तुम भी तुलसी, कहाँ रमेश भैया की बात सुन रही हो? नशा कर रखा होगा, तभी बहकी बातें कर रहे हैं। सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। ऐसा कहकर पंकज और तुलसी फिर से सो जाते हैं। उधर पंकज का चिल्लाना सुनकर कुछ गाँव वाले बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ नोट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे क्या बात है रमेश, आज तो गांव पर नोटों की बारिश हो रही है। भैया लूट लो जितना मिले। ऐसा कहकर रमेश, चंपक और बाकी गांव वाले सड़क पर पड़े नोट उठाने लगते हैं। जल्दी ही वो सड़क पर पड़े सारे नोट उठा लेते हैं। तभी रमेश की नजर गांव से बाहर पड़े नोटों की तरफ पड़ती है। ये मूर्ख गांव वाले गांव के अंदर पड़े नोटों को ही उठा रहे हैं। असली माल तो गांव के बाहर पड़ा है। इससे पहले किसी को पता चले, मैं जल्दी से जाकर सारे पैसे लूट लेता हूँ। रमेश लालचवश गांव से बाहर निकल जाता है और नोट उठाने लगता है। जल्दी ही वो काफी सारे नोट उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों गांव वाले, नोट उठा लिए या और बारिश करूं नोटों की? चुड़ैल को देखकर रमेश समझ जाता है कि ये सब चुड़ैल का किया धरा है। चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुम अपने नोट वापस रख लो, मुझसे गलती हो गई। ये नोट तो आप ही रखो, मुझे तो आपकी जान चाहिए, जान।
ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश को मारकर उसका शरीर लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन रमेश की पत्नी रमा घर के बाहर खड़े होकर रोने और चिल्लाने लगती है। अरे ना जाने कहाँ चले गए ये, नोट लूटते लूटते गायब ही हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो। तभी वहाँ चंपू नाम का एक गांव वाला आता है। अरे रमा दीदी, आप भी फालतू में चिंता कर रही हो। अरे नया नया पैसा लूटा है रमेश भैया ने, कहीं मजे ले रहे होंगे। आप रो मत, हम आए ना यहाँ पर। चंपू की बात सुनकर रमा को गुस्सा आता है और वो चंपू को पकड़कर बोलती है, रुक करम चले, तुझे बताती हूँ अभी। एक तो मेरा पति लापता है, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। रमा चंपू को पीटने लगती है। अरे 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 मर गया रे। अरे भाभी छोड़ो मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ कर दो मुझे। तभी वहाँ तुलसी और पंकज आ जाते हैं। रमा रोते रोते सारी बात पंकज को बताती है। रमा की बात सुनकर पंकज बोलता है, नोटों की बारिश? लेकिन नोटों की बारिश कैसे हो सकती है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहाँ खड़ा गांव वाला कल्लू गुस्से में बोलता है, पंकज भैया, आपको तो हर बात में गड़बड़ ही लगती है। गांव वालों के साथ कुछ अच्छा हो जाए बस है। अरे हरे हरे नोट बरसे थे, मैंने खुद लूटे थे। मैं तो कहता हूँ रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए। गांव वालों को गुस्से में आता देख पंकज वहाँ से चला जाता है। उधर उसी रात गांव वाले लालच के कारण सो नहीं पाते और घर के अंदर लेटे लेटे बारिश होने का इंतजार करने लगते हैं। आज एक बार फिर नोटों की बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो अंबानी के बराबर का रईस बन जाऊंगा एक दिन में ही। तभी बादलों के कड़कने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही गांव वाले बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर आते ही गांव वालों को आसमान से नोटों की बारिश दिखती है। गांव वाले बिना सोचे समझे नोट लूटने लगते हैं। आजकल तो भगवान जी मेरी हर बात सुन रहे हैं। लगता है वो चाहते हैं कि मैं अंबानी बनूं। उधर गांव वाले नोट लूट रहे होते हैं। इधर कल्लू और नोटों के लालच में गांव से बाहर निकल जाता है और जैसे जैसे वो गांव से दूर जाता है उसे और नोट मिलते रहते हैं। कल्लू नोट उठाते उठाते थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। अरे बाप रे, मैं तो थक गया नोट उठाते उठाते। रुक जाऊं, आराम कर लूं, फिर उठाता हूँ नोटों को। लेकिन जैसे ही कल्लू बैठता है वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों कल्लू, इतनी जल्दी थक गया? अंबानी कैसे बनेगा? अभी तो कितने नोट लूटने हैं। कल्लू चुड़ैल को देखकर बोलता है, ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम गांव के अंदर नहीं आ पा रही हो तो पैसों के लालच में गांव वालों को बाहर बुला रही हो। अरे वाह, तुझे तो बहुत जल्दी अकल आ गई। लेकिन अफसोस, ये सब बताने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल कल्लू को भी मार डालती है और उसकी लाश को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसा कई दिनों तक होता रहता है। रोज रात को नोटों की बारिश होती और कोई न कोई गांव वाला गांव से गायब हो जाता। ये सब देखकर पंकज अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है, तुलसी, ये हो न हो चुड़ैल का किया धरा है, लेकिन ये बेचारे गांव वाले पैसों के लालच में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं जब कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन हम ऐसे अपने गांव वालों को मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो। फिर पंकज तुलसी को अपनी योजना बताता है। उसी रात गांव में फिर से नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। पंकज और तुलसी भी नोट उठाने लगते हैं और उठाते उठाते गांव के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, चुड़ैल वहां जाती है। अरे वाह, आज तो आदमी के साथ एक लालची औरत भी आई है। वाह, मजा आ गया। लेकिन चुड़ैल को देखकर पंकज और तुलसी मुस्कुराने लगते हैं। तुम दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुझसे और डर? चुड़ैल जी, इस गांव से मैंने ही आपको निकाला था और इस दुनिया से भी मैं ही आपको निकालूंगा। तो तू था वो जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पंकज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी तुलसी चुड़ैल के पेट में त्रिशूल मार देती है। त्रिशूल के लगते ही थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।